नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के स्रोत क्या हैं, और इन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। और अप्रत्यक्ष स्रोत का एक उदाहरण है अर्थक्वेक, भूकंप और उससे निकलने वाली तरंगे, और इनके प्रभाव क्या होते हैं, इनके छाया क्षेत्र कैसे बनते हैं, और इन सब के आधार पे हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों की संरचना कैसी है। और इसी क्रम में हम समझेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं, और ज्वालामुखी से जन्य लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। तो फिर हमको क्या आवश्यकता है कि हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानें। तो इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में बहुत सारे प्रक्रम और प्रक्रियाएं ऐसी चलती रहती हैं जिनका पृथ्वी के ऊपर प्रतिरूपों के निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पृथ्वी का जो भी सतही भाग है, जो सतह भाग के प्रतिरूप हैं, उनको बेसिकली कहते हैं बैटलफील्ड ऑफ टू अपोजिट फोर्सेज। एक आंतरिक बल हैं, दूसरे बाह्य बल हैं। तो आंतरिक बलों की उत्पत्ति के विषय में हम तभी जान पाएंगे जब पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में हम परिचित हों। तो इसलिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बारे में, आंतरिक भूभागों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें सोर्सेज, क्या क्या स्रोत हैं पृथ्वी के आंतरिक भूभागों के बारे में जानने के। तो जो भी हमारे पास जानकारी आती है उसके अनुसार पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। त्रिज्या यानी अगर पृथ्वी हमारी गोलाकार है तो गोलाकार सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी, इसको रेडियस या त्रिज्या कहते हैं आर, जो है हमारा 6370 किलोमीटर लगभग। लेकिन 6370 किलोमीटर तक हमारी डायरेक्ट पहुंच नहीं है, तो इसलिए जो भी जानकारी अभी तक प्राप्त है वो बेसिकली इस्टीमेट और इन्फरेंसेज पर आधारित है, एक अनुमान पर आधारित है। तो पहला प्रमाण हम देखते हैं जो कहते हैं जिसको डायरेक्ट स्रोत या प्रत्यक्ष प्रमाण। तो पहला है हमारा माइनिंग यानी खनन की क्रिया। और खनन की क्रिया में मनुष्य डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है पृथ्वी की सतह पर खनिजों को निकालने के लिए, खुदाई करने में। और इस खुदाई की एक लिमिट है, और अभी तक हम मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर की खुदाई कर सके हैं साउथ अफ्रीका में। ये गोल्ड माइंस है बेसिकली, और इससे नीचे जा पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि तापमान बहुत अधिक होता है वहाँ। दूसरा है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में फिजिकली अंदर गए बिना बोरहोल्स के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की गई है। तो ड्रिलिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में चलाए गए जिनसे क्रस्ट के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया। तो वैज्ञानिक हमारे 3 ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पे निर्भर हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो शुरू हुआ था 1968 में और चला है 1983 तक। इसमें बेसिकली 624 साइट्स ली गई थी समुद्रों के नीचे, और इस साइट पे लगभग 1112 होल किए गए। इसी तरह से दूसरा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का टाइमिंग 2003 से 2013 तक था। और तीसरा इसी में है इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम। ये बेसिकली 2013 से 2024 तक का है। तो इन सारे प्रोजेक्ट पे वैज्ञानिक हमारे निर्भर हैं, और इसमें जो मैक्सिमम गहराई आई है वो आई है 12 किलोमीटर तक की ड्रिल हुई है कोला पेनिनसुला में, जो आर्कटिक रीजन में स्थित है। तो ये सब ड्रिल के जो भी सूचनाएं इकट्ठी हुई हैं, इसको हम एक मैप पे समझते हैं। ये हमारा डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का मानचित्र है, और इस मानचित्र पर जितने भी ये ग्रीन स्पॉट्स हैं ये ड्रिल के साइट्स हैं। इन विभिन्न साइट पे ड्रिल किया गया है और इनके सूचनाओं को प्रयोग किया गया है क्रस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। स्टिल 12 किलोमीटर का जो ड्रिल है वो भी 6370 किलोमीटर की तुलना में बहुत ही कम है। यानी ड्रिल और खनन इनके माध्यम से हम बहुत ही कम दूरी तक
पहुंच पाए हैं पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तीसरा प्रमाण इसमें वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी क्रिया में बहुत सारे पदार्थ पृथ्वी पे बाहर आते हैं और ये पदार्थ बेसिकली पिघली हुई अवस्था में होते हैं, जिनका तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होता है, 1200 डिग्री 1300 डिग्री के आसपास होता है। ये पिघली हुई चट्टानें होती हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कम से कम एक लेयर ऐसी है जिसमें चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जा रही हैं। और दूसरे इसके फायदे ये हैं कि इन पिघली चट्टानों को हम लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि ये किस किस तरह के पदार्थों से बनी हुई हैं। अब बात करते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत की। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले तापमान जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाते हैं परिधि से, तो तापमान में वृद्धि होती जाती है। और ये वृद्धि, इसका कोई जनरलाइज्ड रूल नहीं है, क्योंकि कहीं पे तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, कहीं पे तापमान कम तेजी से बढ़ता है। दबाव, जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ यानी पृथ्वी पे नीचे जाएंगे, चट्टानों का दबाव भी बढ़ता जाता है और दबाव बढ़ने से इनका घनत्व तो बढ़ता जाता है। ये तीनों परिधि से केंद्र की तरफ जाने पे बढ़ते जाते हैं और ये हमको पता चलता है माइनिंग और ड्रिलिंग के से प्राप्त डाटा के आधार पे। अब इन्हीं अप्रत्यक्ष प्रमाणों में दो प्रमाण ऐसे हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट या ऊपरी भूभाग में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। एक है गुरुत्व का बल और दूसरा है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली पृथ्वी पे हर जगह एक जैसा नहीं है। ये ध्रुवों पे अधिक है, पोल पे, और इक्वेटर पे ये कम होता है, क्योंकि सेंटर से इक्वेटर की दूरी अधिक होती है जो पृथ्वी का शेप है, और ध्रुवों की दूरी कम होती है, इसलिए ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो इसका एक पैटर्न है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहां उस प्रतिरूप से अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और ये बेसिकली होता है किसी भी चट्टान के द्रव्यमान के कारण। तो जहां भी एक औसत से वेरिएशन होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटी एनामिली या गुरुत्वीय विसंगति। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि क्रस्ट हमारी किन मास की चट्टानों से बना हुआ है। इसी तरह मैग्नेटिज्म है। पृथ्वी हमारी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है इसको समझेंगे अभी। तो मैग्नेटिज्म भी एक जैसा नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक होते हैं, उसी तरह से चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और बेसिकली चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुवों में 10 से 11 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो मैग्नेटिक एनॉमली भी शो करती है कि कहाँ पे चट्टानें लौह चुंबकत्व से युक्त हैं, लोहे की मात्रा अधिक है जहाँ चुंबकत्व अधिक है, और कहाँ पे चट्टानें लौह चुंबकत्व से युक्त नहीं है। तो ये भी क्रस्ट के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है। तो ग्रेविटी एनॉमली और मैग्नेटिक एनॉमली, इन दोनों के कारण हम समझते हैं कि चट्टानें किस तरह से पृथ्वी के ऊपरी भाग में वितरित हैं। अब नेक्स्ट प्रमाण जो है मेटियोर्स यानी उल्कापिंड। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड बेसिकली एस्टेरॉयड बेल्ट से खींच के आ जाते हैं। तो वायुमंडल में घर्षण के कारण ज़्यादातर ऊपर ही जल जाते हैं, राख में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे उल्कापिंड ऐसे भी हैं जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में सक्षम हैं। तो उनको जब एनालिसिस किया गया, तो जिस तरह से संस्तर पाए गए उल्कापिंडों में कुछ उसी तरह से संस्तर हमारी पृथ्वी में भी पाए जाते हैं। और जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट प्रमाण है दैट इज सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। और सेस्मिक वेव्स पूरे पृथ्वी के आंतरिक भागों तक ये प्रमाण उपलब्ध कराती हैं, जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत हैं और हमारी जानकारी का बहुत बड़ा भाग इन सेस्मिक वेव्स के आधार पे निर्भर करता है। अब हम समझते हैं कि अर्थक्वेक और अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं या सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। तो अर्थक्वेक बेसिकली पृथ्वी की सतह पे कंपन होता है, और ये बेसिकली ये कंपन होता है ऊर्जा की मात्रा रिलीज होने से, और वो रिलीज होती है ऊर्जा की मात्रा चट्टानों में असंतुलन होने से। पृथ्वी की सतह के नीचे जिस पॉइंट पे ऊर्जा रिलीज होती है उसको फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है, और यहाँ से चारों तरफ तरंगे निकलती हैं फोकस से। इनको कहते हैं हम लोग बॉडी वेव, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी की बॉडी में ट्रेवल करती हैं। और जब ये तरंगे सबसे पहले पृथ्वी के जिस पॉइंट पे पहुंचती हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर
या अधिकेंद्र। बॉडी वेव जब पृथ्वी के सतह की चट्टानों से टकराती हैं तो एक नई तरंगों का जन्म होता है, जिसको हम लोग एल वेव कहते हैं या सरफेस वेव कहते हैं। और ये तरंगें बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, क्योंकि ये सतह पे ऊपर ऊपर मूव करती हैं। तो बॉडी तरंगें जो भी हैं इनके झटके कुछ कम होते हैं, लेकिन जो सरफेस वेव होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हैं और इनसे बहुत ही प्रचंड भूकंप आते हैं। ये बॉडी वेव और सरफेस वेव, ये एक यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है इस यंत्र को, जो भूकंपीय तरंगों का मापन करते हैं। तो बॉडी वेव बेसिकली दो भाग में बांटे गए हैं। एक होती हैं पी वेव्स या प्राथमिक तरंगे, या इनको कहते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे, और दूसरा होता है एस वेव यानी सेकेंडरी तरंगे, द्वितीयक तरंगे, या इनको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो पी वेव बेसिकली चलती हैं ध्वनि की तरह से, यानी इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो तरंग की दिशा में ही होता है। और एस वेव में जो तरंग चलती है वाइब्रेशन इस तरंग के लंबवत दिशा में होता है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ कहते हैं। पी वेव तेज चलती हैं, जबकि एस वेव उनके बाद चलती हैं, और एस वेव के झटके इन जनरल पी वेव से अधिक होते हैं। तो इसको मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है, रिकॉर्ड करता है बेसिकली। तो ये किस तरह से रिकॉर्ड करता है, ये डायग्राम है। ये तरंग की दिशा है, यानी अगर यहाँ पे सिस्मोग्राफ लगा हुआ है तो सबसे पहले जो तरंग पहुंचेगी वो पहुंचेगी पी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, उसके बाद पहुंचती हैं द्वितीयक तरंगे, और सबसे लास्ट में जो पहुंचती हैं वो सरफेस वेव या इसको एल वेव कहते हैं या सतही तरंगे पहुंचती हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो सतही तरंगों का एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो अधिक होता है, यानी इसमें जो कंपन होगा वो एल वेव में सबसे अधिक होता है। और इसी आयाम के आधार पर भूकंप के मापक प्रयोग किए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि पी और एस तरंगों के छाया क्षेत्र कैसे बनते हैं। तो बेसिकली छाया क्षेत्र ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे पी या एस तरंगे या दोनों ही रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसलिए इनको शैडो जोन कहते हैं। तो तरंगे जैसे जैसे डेंसिटी में डिफरेंस आता है उस तरह से तरंगों के पाथ चेंज हो जाते हैं, तरंगे परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ सब ये फोकस का पॉइंट है, जहाँ तरंग उत्पन्न होती है, ये फोकस का पॉइंट है। फोकस से पी और एस वेव ओरिजिनेट होती हैं। ये पी वेव की गति कुछ इस तरह से है, ये सीधी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो जैसे कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन जैसे ही सघन से विरल में आती है तो वो अभिलंब से दूर जाती है, परपेंडिकुलर से वो दूर चली जाती है। तो ये इस तरह से पी तरंग चलती है, लेकिन डेंसिटी में डिफरेंस के कारण 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री दोनों तरफ, ये कहाँ से 105 से 145 नापा गया? फ्रॉम द एपिसेंटर। तो इन भागों में पी तरंग रिकॉर्ड नहीं की जाती पूरे ग्लोब पे। इसको कहते हैं हम लोग पी तरंग का छाया क्षेत्र, यानी 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री का एरिया वो कहाँ से नापते हैं हम लोग? एपिसेंटर से। इसी तरह से एपिसेंटर से 105 से लेके 145 तक, सॉरी 105 से लेके 105 तक ये नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव्ड, कोई एस वेव रिसीव नहीं होती। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं एस वेव छाया क्षेत्र। तो एस वेव छाया क्षेत्र पी वेव छाया क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अधिक बड़ा होता है और ये लगभग 40% ऑफ द टोटल अर्थ के एरिया के बराबर होता है। अब कारण क्या है कि एस वेव बड़ा छाया क्षेत्र क्यों बनाती है? क्योंकि इनके जो कुछ विशेषताएं होती हैं कि पी वेव लिक्विड और सॉलिड दोनों से पास हो सकती हैं, जबकि एस वेव केवल और केवल सॉलिड से पास होगी। तो ये कोर की बाउंड्री से ऊपर ऊपर ये समाप्त हो जा रही है, यानी कोर का जो बाहरी भाग है वो तरल अवस्था में है, इसलिए यहाँ पे एस वेव रिकॉर्ड नहीं होती। तो ऐसे हमारे ये छाया क्षेत्र बनते हैं, पी तरंगों का छाया क्षेत्र और एस तरंगों का छाया क्षेत्र। अब हम समझते हैं कि अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो सबसे कॉमन अर्थक्वेक होता है। इसमें जनरली टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण फॉल्ट बनते हैं, भ्रंश बनते हैं, और उन भ्रंश के सहारे ऊर्जा मुक्त होती है, इससे पृथ्वी में कंपन आता है। इसको कहते हैं हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो विश्व के जितने भी बड़े बड़े अर्थक्वेक हैं वो मोस्टली टेक्टोनिक अर्थक्वेक हैं। जैसे सपोज एक 2004 में भूकंप आया था बहुत बड़ा हिंद महासागर में,
और उससे रिलेटेड एक सुनामी वेव जनरेट हुई थी। तो कारण इसका टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा प्रकार है वोल्केनिक अर्थक्वेक, जहाँ पे ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय या ज्वालामुखी विस्फोट से पहले जब गैसों का या तरल पदार्थों का जब दबाव पृथ्वी के सतह पे पड़ता है तो उस समय कंपन उत्पन्न होता है। तीसरा कोलैप्स अर्थक्वेक, ये बेसिकली जहाँ पे इंटेंस माइनिंग की एक्टिविटी होती है, खनन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है और गहराई तक खनन के बाद उनके छत कोलैप्स कर जाते हैं, तो हल्के पैमाने पे भूकंपों की उत्पत्ति होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट जो है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ये टोटली मैनमेड अर्थक्वेक है, क्योंकि ये केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जो बड़े बड़े डैम बनते हैं, रिजर्वायर्स बनते हैं, उनमें जल का जमाव होता है और जल जमाव के कारण उस जल जमाव क्षेत्र के नीचे की चट्टानें असंतुलित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उनसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इसको कहते हैं हम लोग रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब इस अर्थक्वेक को हम लोग मापते कैसे हैं? तो बेसिकली हमारे पास दो स्केल हैं, एक कहते हैं मैग्नीट्यूड स्केल और दूसरा कहते हैं इंटेंसिटी स्केल। तो मैग्नीट्यूड स्केल को रिटर के नाम से रिक्टर स्केल बोलते हैं। ये बेसिकली एम्पलीट्यूड या आयाम का लॉगरिथम स्केल होता है और ये स्केल 1 to 10 होता है। यानी कि अगर 1 रिक्टर स्केल पे कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके 10 गुना पावरफुल 2 स्केल होगा, 2 स्केल्स के 10 गुना पावरफुल 3 स्केल होगा। तो मैक्सिमम जो है ये 10 स्केल पे नापा जा सकता है इस पे। और जो टोटल एनर्जी होती है, जैसे 1 to 2 पे चलेंगे तो ये 32 टाइम्स मोर देन 1 स्केल, ऐसे 32 टाइम्स मोर देन 2 स्केल जब हम 3 की बात करेंगे। इस तरह से ये स्केल काम करता है। इंटेंसिटी स्केल में एक मर्काली स्केल है, दूसरा रोसीफोरल स्केल, ये दोनों काम करते हैं। मर्काली स्केल का स्केल होता है 1 to 12 और रोसीफोरल का है 1 to 10। ये दो स्केल होते हैं इंटेंसिटी के। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इज मोर साइंटिफिक, क्यों? क्योंकि ये आयाम पे काम करता है, जो अर्थक्वेक का आयाम होगा एम्पलीट्यूड, ये हमने पीछे अभी देखा हुआ है, तो उस पे काम करता है, उसके लॉग पे काम करता है। लेकिन इंटेंसिटी जो हमको दिखता है कितना विनाश हुआ है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो रिक्टर स्केल इज मोर साइंटिफिक देन मर्काली और रोसीफोरल स्केल। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स की। भूकंप के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो ग्राउंड शेकिंग कॉमन चीज, ग्राउंड में शेकिंग होती है अर्थक्वेक के कारण, भूकंप में कंपन होते हैं। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, भूकंपीय झटकों के कारण जो भी ग्राउंड पे पैटर्न बने हुए हैं मकानों के, ये जनरली क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मकान एक तरफ झुक सकते हैं, उनकी नींव में एक तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है, उनमें दरारें आ सकती हैं। लैंड एंड मड स्लाइड्स, ऊंचे भूभागों से भूमि और मड का नीचे की तरफ मूव करना, ये कंपन के कारण होता है, बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बरसात अधिक होती हो। सॉइल लिक्विफेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सॉइल होती है हमारी, उसके रंध्रों में जल के कण पाए जाते हैं, तो वाटर का एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है। तो जैसे अर्थक्वेक आता है वो वाटर प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण सॉइल के कणों में मूवमेंट होना शुरू होता है, इसको कहते हैं हम लोग सॉइल लिक्विफेक्शन। ग्राउंड लर्चिंग, सतह पे हॉरिजेंटल मूवमेंट, इसको कहते हैं ग्राउंड लर्चिंग। एवलांचेज, एवलांचेज में बेसिकली जो आइस कवर्ड एरियाज होते हैं, बहुत तेजी से हिम का प्रवाह ऊपरी भागों से निचली भागों की तरफ होता है, भूकंप के कारण होता है, इसको एवलांच कहते हैं। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें इस सीन को शूट किया गया कि बर्फ की चट्टानें बहुत तेजी से पर्वत के ऊपरी भागों से निचले भागों में बहुत तेजी से मूव कर रही हैं। ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। फ्लड फ्रॉम द डैम्स एंड लेवी फेल्योर, बहुत सारे बांध बना के जल को एकत्रित किया गया है। नेचुरल लेवीज बनती हैं, ये कैसे बनते हैं इसको नदी वाले चैप्टर में हम समझेंगे। तो नेचुरल लेवी टूटने के कारण या
डैम टूटने के कारण जो पानी होता है वो बहुत बड़े एरिया को फ्लड में ले लेता है, बाढ़ आ जाती है। भूकंप का ही एक परिणाम है फायर्स, आग। बेसिकली जो ट्रांसमिशन की लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, गैस पाइपलाइन, ये सब टूट जाती हैं तो इनमें आग लगने की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, जो भी प्रतिरूप बने हुए हैं, मकान, बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, इनके में कोलैप्स हो सकता है। ऑब्जेक्ट गिरते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक प्रभाव है सुनामी। सुनामी मीन्स कि समुद्रों में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई की तरंगें उठती हैं। बेसिकली समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो समुद्र की तली में चेंज आ जाता है। सपोज ये फॉल्ट बन गया तो पानी पूरा का पूरा कॉलम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे होता रहता है। तो गहरे समुद्रों में इन तरंगों की लंबाई बहुत अधिक होती है लेकिन ऊंचाई बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ये तट की तरफ चलते हैं, ये तट की तरफ चलेंगे तो ऊंचाई इनकी बहुत ज़्यादा होती है और तटीय क्षेत्रों पे बहुत बुरी तरीके से ये हिट करते हैं। तो वही 2004 की सुनामी, जिसने कई लाख लोग मारे गए थे और बहुत हानि हुई थी। तो ये सब प्रभाव हैं भूकंप के। अब हम समझेंगे कि भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस प्रकार बिहेव करती हैं, जिससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग किस तरह से बना हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये हमारी पी वेव है। पी वेव यानी प्राइमरी वेव, जिनकी गति सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले अंकित होती है। तो पी वेव आप देखिए थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये लगभग 100 से 150 किलोमीटर की डेप्थ पे। ऐसे ही ये दूसरा वाला एस वेव है। तो एस वेव और पी वेव, पी और एस दोनों की गति कम हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरल पदार्थ की लेयर पाई जाती है और इस लेयर को कहते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर, या इसको कहते हैं न्यून गति का मंडल, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जिसमें पी और एस तरंगों की गति कम हो जाती है। फिर बहुत तेजी से पी तरंगों की गति बढ़ती है, एस तरंगों की भी गति बढ़ती है, लेकिन पी तरंगों जैसी तेज नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ रहा है, इन तरंगों की गति बढ़ती जा रही है। हम ये खूब आसानी से कह सकते हैं कि इस डेप्थ के बाद, लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बाद, तरंगों की गति बढ़ने का कारण क्या है कि इन गहराइयों पे पदार्थों का घनत्व बढ़ रहा है। और ये घनत्व कहाँ तक बढ़ता है? 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर पे पी तरंगों की गति अचानक से कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और एस तरंगों की गति लुप्त हो जाती है, ये 0 किलोमीटर या लुप्त हो जाती हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस गहराई पे एक बड़ी सी, एक मोटी लेयर है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि हमने पहले ये देखा है कि एस तरंगे कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड स्टेट, और पी तरंगे पास तो हो जाएंगी लेकिन इनकी गति में पर्याप्त कमी आ जाती है। तो ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पृथ्वी के विभिन्न लेयरों पे पी तरंगों के व्यवहार में और एस तरंगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो जितने भी प्रमाण हमको उपलब्ध हैं, इन प्रमाणों के आधार पे हम पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं, 3 लेयर्स में बांटते हैं। इनफैक्ट एक है हमारा क्रस्ट, जो सबसे बाहरी भाग है, और दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। तो इसको इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये सबसे ऊपरी भाग, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ये लगभग 0 से लेके 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की मोटाई तक पाया जाता है, और इसमें सेडिमेंट्री लेयर पाई जाती हैं, बेसाल्टिक लेयर पाई जाती हैं, ग्रेनाइटिक लेयर पाई जाती हैं। तो ये बेसिकली ठोस अवस्था में है। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और इसको हम लोग 2 भागों में रख सकते हैं। एक है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है हमारा ओशियानिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है लेकिन घनत्व उसका कम होता है, जबकि ओशियानिक क्रस्ट की मोटाई कम होती है और घनत्व बहुत अधिक होता है। तो बेसिकली ओशियानिक क्रस्ट 5 किलोमीटर एक औसत मोटाई में पाई जाती हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 5-10, कहीं कहीं जैसे हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ 70 किलोमीटर तक की मोटाई में पाए गए हैं। तो जहाँ पे पर्वतीय संरचनाएं पाई गई हैं वहाँ क्रस्ट की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भूभागों में क्रस्ट की मोटाई काफ़ी कम है। अब क्रस्ट के बाद जो दूसरी लेयर आती है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। तो मेंटल में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर,
ये सॉलिड फेज में है। और उसके बाद जो तीसरी लेयर है इसी में एस्थेनोस्फीयर, दैट इज जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जो पीछे अभी हमने देखा था निम्न गति का मंडल, तो ये जोन ऐसी है जिसमें चट्टानें तरल अवस्था में पाई जाती हैं। और बेसिकली जो मैग्मा निकलता है, जो ज्वालामुखी का मैग्मा निकलता है, उस मैग्मा का मुख्य स्रोत ये एस्थेनोस्फीयर है। थोड़ा सा इसको समझिएगा कि एस्थेनोस्फीयर से ऊपर जो मेंटल का ठोस भाग है और क्रस्ट का पूरा भूभाग यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, या इसी को एक दूसरा नाम देते हैं प्लेट। प्लेट शब्द अभी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, और ये भूगोल में आधुनिक सिद्धांतों में इसका बारंबार यूज होता है, प्लेट। तो प्लेट का कंपोजिशन है क्रस्ट पूरा का पूरा, और मेंटिल का जो सबसे ऊपरी भाग जो ठोस अवस्था में है, यानी एस्थेनोस्फीयर से ऊपर वाला भाग, और इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास लगभग औसत मोटाई होती है। तो एस्थेनोस्फीयर में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं, और एस्थेनोस्फीयर के पश्चात जो मेंटिल है ये ठोस अवस्था में है। फिर से मेंटिल के बाद कोर, कोर में बाहरी भाग इसका लिक्विड स्टेट में है, और दूसरा अंदर वाला जो भाग है वो सॉलिड स्टेट में है। तो ये बांटने के क्रम में बहुत सारी असंबद्धताएं हैं, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। बेसिकली डिसकंटिन्यूटीज आर जोन ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी कि दोनों के लक्षण उसमें मिलते हैं। तो पृथ्वी में ऐसे 5 ट्रांजिशन के जोन हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला है यहाँ कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। दूसरा है मोहर डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, जो क्रस्ट और मेंटिल के बीच में है। तो मेंटिल स्टार्ट होता है कहाँ से? मोहर डिसकंटिन्यूटी से। मोहर डिसकंटिन्यूटी के बाद मेंटिल में ही जो अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल ये बांटा गया है, इसको कहते हैं हम लोग रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। रेपेटी के बाद जो क्रस्ट और मेंटिल की बाउंड्री है ये लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास, इसको हम लोग कहते हैं विसार्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग। और गुटेनबर्ग के बाद जो कोर है हमारा, कोर 2 भाग में बढ़ता है, लिक्विड और सॉलिड, इसको हम लोग कहते हैं लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो ये 5 टोटल डिसकंटिन्यूटीज हैं हमारे अर्थ में, और इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज से डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे से अलग होती हैं। इन डिफरेंट लेयर्स के कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट में जो मेन कंपोनेंट है इसको कहते हैं सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सियार लेयर कहा जाता है। मेंटिल में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सीमा लेयर कहते हैं इसको। और कोर जो बहुत ही भारी पदार्थों का बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं निफे, निकेल प्लस फेरियम, जो लौह धातुओं से मिलके बना हुआ है, इसको कहते हैं निफे। एक और डिवीजन है, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, इसको कहते हैं पायरोस्फीयर, और निफे लेयर को कहते हैं बैरिस्फीयर। तो ये एक तीसरा डिवीजन है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। अब बात करते हैं हम लोग ये लिक्विड फेज, ये आउटर कोर की। आउटर कोर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, और ये इम्पोर्टेंस होता है पृथ्वी को एक रक्षा कवच प्रदान करने का। क्यों? क्योंकि इस भाग में लौह चुंबकत्व के पदार्थ धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, और इस मूवमेंट के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर एक चुंबकीय मंडल का निर्माण होता है, कुछ इस तरह से, ये नॉर्थ ये साउथ। और ये चुंबक मंडल हमारे पूरे पृथ्वी की रक्षा करती है सोलर फ्लेयर से। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पृथ्वी का जो प्राचीन वायुमंडल था वो सोलर फ्लेयर से या सोलर विंड से वो विनष्ट हो गया था, लेकिन उस समय ये मैग्नेटोस्फीयर नहीं बना हुआ था। बाद में जब मैग्नेटोस्फीयर बना तो हमारी पूरी पृथ्वी संरक्षित हो गई सोलर फ्लेयर से। ऐसा नहीं कि सोलर फ्लेयर अभी भी नहीं चलती, वो चलती हैं, लेकिन ये मैग्नेटोस्फीयर के कारण वो पृथ्वी पे प्रभाव अपना नहीं डाल पाती हैं। आउटर कोर में जो फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकत्व के तत्व हैं, इनको हम लोग कहते हैं जियोडायनमो। तो इस जियोडायनमो की प्रोसेस से हमारे मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण होता है। अब समझेंगे हम ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से उत्पन्न स्थल रूपों के बारे में। तो ज्वालामुखी बेसिकली भूतल पे छिद्र या दरारी भाग होते हैं जिनसे होके मैग्मा बाहर आता है,
और मैग्मा बेसिकली पिघली हुई चट्टानें हैं, बहुत सारी गैसों के जलवाष्प के मिश्रण होते हैं, और जब इसमें से गैसें बाहर आ जाती हैं, निकल जाती हैं, तो उस बचे भाग को लावा कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे तत्व निकलते हैं, जैसे सपोज पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वॉल्केनिक बम, ऐश, डस्ट, गैसेज लाइक दैट, बहुत सारे इसमें निकलते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की, कितने तरह के वॉल्केनो होते हैं। तो पहला इसमें है हमारा सील्ड वॉल्केनो, जिसमें लावा की विस्कोसिटी कम होती है और ये लावा दूर तक फैल जाता है। जैसे यहाँ से फैला, ये काफ़ी दूरी तक हो जाता है, एक कोन के रूप में ये डेवलप होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हवाई द्वीप पे पाया जाने वाला ज्वालामुखी मौना लोआ और मौना किया है। दूसरा इसमें कंपोजिट वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो में जो लावा होता है उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है और ये जो वेंट होता है उससे बहुत दूर नहीं जाता। इसमें कई सारी लेयर्स भी पाई जाती हैं और लेयर्स के अलावा बहुत सारे इसमें फीडिंग कैनाल चैनल्स हो सकते हैं। जैसे एक यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, एक अगल बगल से निकल सकता है, और ये काफ़ी तेज ठंडा होते हैं इन कंपेयर टू सील्ड वॉल्केनो, तो इनकी हाइट अधिक हो जाती है। जापान का माउंट फ्यूजियामा एक उदाहरण है कंपोजिट वॉल्केनो का। माउंट शास्ता है अमेरिका में, वो भी उदाहरण है कंपोजिट वॉल्केनो का। तीसरा प्रकार है इसमें काल्डेरा। काल्डेरा में बेसिकली ये होता है कि जब लावा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है तो वो जम जाता है ऊपर से, फिर जब नेक्स्ट टाइम वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये पूरा ऊपर का भूभाग ये उड़ा देता है ऊपर, तो कुछ इस तरह से शेप में ये चेंज हो जाता है, कड़ाहे-नुमा। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम काल्डेरा कहते हैं। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस ये ऐसा प्रकार है जिससे जो भी पठारी भूभाग हैं, जो प्राचीन भूभाग हैं लावा के, उनकी रचना हुई है। भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण डेक्कन ट्रैप हमारा महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटका तक ये डेवलप है, जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार होने से हुई है। पांचवा इसका प्रकार है मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनो। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है और जम ठोस होके नई क्रस्ट का निर्माण करता है। तो ये बेसिकली समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और इसको और अच्छे से हम समझेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत वाले चैप्टर में। जब ये मैग्मा सतह पे जमा होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, और जब ये मैग्मा सतह के नीचे जमा होते हैं तो उनको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। इन प्लूटोनिक रॉक्स के कई स्वरूप होते हैं जिनको हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ बेसिकली बहुत बड़े मैग्मा के चैम्बर होते हैं जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे ठोस अवस्था में जम जाते हैं और ये सतह के नीचे होते हैं। लेकिन सतह पे जब अपर्दन होता है, अनाच्छादन होता है, यानी ऊपरी लेयर हट जाती है, तो बैथोलिथ एक बड़े बड़े गुंबद के रूप में पृथ्वी पे प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। दूसरा लाइकोलिथ। लाइकोलिथ डोमल स्ट्रक्चर है, जैसे ये फीडिंग यहाँ से मैग्मा की हो रही है और ये कुछ इस तरह से जो कॉन्वेक्स टू द स्काई, जो सतह पे आसमान की तरफ कॉन्वेक्स होते हैं, निकले हुए भूभाग होते हैं, और इनका फीडिंग चैनल नीचे होता है जहाँ से ज्वालामुखी की आपूर्ति होती है और ये धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। तो ये है हमारा लाइकोलिथ। तीसरा इसमें लैपोलिथ। लैपोलिथ में जैसे ये सॉसर शेप, तस्तरी के आकार में, जो कॉनकेव टू द स्काई होते हैं, जो ऊपर की तरफ ऐसे तस्तरी नुमा होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग लैपोलिथ। एक और होता है फाइकोलिथ। फाइकोलिथ जैसे वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फोल्डेड भूभाग होते हैं, इनके में लावा का जमाव, इसको कहते हैं हम लोग फाइकोलिथ। एक और स्वरूप होता है जिसको सिल और डाइक कहा जाता है। सिल बेसिकली होता है कि ज्वालामुखी का लावा ऊपर की तरफ गया और चट्टानों में समानांतर फैल जाता है, जैसे ये, और फैल के धीरे धीरे ठोस हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सिल। जब सिल बहुत ज़्यादा पतली होती है तो इसको हम लोग सीट कहते हैं। और सील और सीट के अलावा जब लंबवत जमाव होता है इसको हम लोग कहते हैं डाइक। तो ये सब अंतर्वेदी या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं जिसको प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। तो बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फाइकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक, ये सारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।